हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मनी क्रिएशन, या फिर आप बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, मैंने टॉपिक का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या हम टॉपिक क्या कवर अप करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मनी क्रिएशन। देखिए, मनी क्रिएशन क्या होता है। मनी क्रिएशन के पहले हमें सिनोनिम्स पता होने चाहिए। सिनोनिम्स मतलब क्या, पर्यायवाची पता होने चाहिए कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ मनी क्रिएशन वर्ड, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आप बोल लीजिए। ठीक है ना, मनी क्रिएशन को आप किस और नाम से जान सकते हैं। मनी क्रिएशन इज आल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, मनी क्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी क्रिएशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ मनी क्रिएशन, देन मनी क्रिएशन का मतलब क्या है। मनी क्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ बैंक क्रिएट्स मनी। ठीक है ना, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू बैंक क्या कर रहा है, मनी को क्रिएट कर रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता दी है मैंने आपको। ये मैं लिख के बता देती हूँ आपको, जिससे कि आपको रिकॉल करने में इजी रहे। ठीक है, रिमेंबर करने में इजी रहे ऑब्वियसली। ठीक है, तो मनी क्रिएशन के पहले हम नाम लिख लेते हैं। मनी क्रिएशन को और किस किस नाम से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मनी क्रिएशन आल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन इज आल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। ये क्या है, एक प्रोसेस है। मनी क्रिएशन क्या है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इन विच ए बैंक क्रिएट्स मनी। ठीक है, तो मनी क्रिएशन का मतलब पूछेगा तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मनी क्रिएशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है। मनी क्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ बैंक क्रिएट्स मनी। इसके नाम में इसका मतलब है। देखिए, मनी क्रिएशन का मतलब क्या बता रहे हैं हम। क्रिएशन मतलब एक प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मनी को क्रिएट कर रहे हैं। कैसी प्रोसेस, जिसमें मनी को क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बैंक मनी क्रिएशन कैसे करती है, इस प्रोसेस को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बैंक की डेफिनेशन की बात करें, जैसे लास्ट सेशन में हमने मेंशन किया था कि बैंक की डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर आपको याद हो तो बैंक की डेफिनेशन मैंने बताई थी। बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल, बैंक क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। जो भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर होंगे, मतलब हम लोग नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, ठीक है ना, उनसे वो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और वो उधार किस देता है वापस। एंड लैंडेड टू प्रोडक्टिव सेक्टर। जो भी हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर होते हैं उनको वो क्या करता है, पैसा वापस दे देता है। ठीक है, तो यही होता है बैंक का मिलने का। आपको अगर बैंक का कोई नॉर्मल मतलब पूछे तो आप यही बोलेंगे, बैंक का मेन काम यही यही है, बैंक का मेन फंक्शन, कि वो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से। जो भी हमारे नॉर्मल पर्सन होते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल की बात करूँ मैं यहाँ पे, उनकी, ठीक है ना, इंडिविजुअल से क्या लेते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और वो देते हैं किसे, प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्टिव सेक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी फर्म या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि बिजनेस करना चाहती है, ठीक है ना, जो कि पैसा अर्न करना चाहती है, इकोनॉमी में ग्रोथ करना चाहती है अपना, तो उनको क्या देता है, पैसा ट्रांसफर कर देता है। ऑब्वियसली वो उससे उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, वो हमको इंटरेस्ट तो देता है ये बैंक, लेकिन वो इस प्रोडक्टिव सेक्टर से भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है ना, जिनको पैसा दे रहा है, ठीक है ना, उनसे भी वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वही उसका प्रॉफिट होता है, वही उसका मार्जिन होता है हमारे बैंकों का। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम बैंक की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, तो बैंक का मतलब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक की बात की जा रही है। यहाँ पे जो भी हमारे एनजीओ हैं, एनपीओ हैं, या फिर हमारे ऐसे बैंक हैं जो कि हमारे, जिनका काम पैसा कमाना नहीं है, जिनका मेन प्रॉफिट, जिनका मेन एम हमारा प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, जिनका मेन एम क्या है कि लोगों की भलाई करना, जिनका मेन काम है कि सोशल वेलफेयर करना, ऐसे बैंकों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक्स में। क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जहाँ पे हम मनी रिलेटेड एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, या उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल सेक्टर बैंक जो होंगे, मतलब हमारे, उनको इंक्लूड किया जाएगा। कॉमर्शियल सेक्टर बैंक आपके कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है कॉमर्शियल सेक्टर बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, जिनकी 51% से ज़्यादा अथॉरिटी या शेयर जो होते हैं गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं जिनकी 51% से शेयर कम या फिर बिल्कुल भी शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो उनको हम रखेंगे प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में, ठीक है ना, या प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में। पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपके घर के आसपास जितने भी बैंक आप देखते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक के आप बहुत सारे नाम जानते होंगे, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, नैनीताल बैंक, ठीक है, बहुत सारे बैंक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात यही याद रखनी थी कि एनजीओ टाइप बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बैठे, जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उन बैंकों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाना है। अब हम कहाँ से, हमारा टॉपिक जो था मनी क्रिएशन था, तो मनी क्रिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। मनी क्रिएशन मीन्स अ प्रोसेस बाय विच अ बैंक क्रिएट्स मनी। अब हम मनी क्रिएशन को एक एग्जांपल समझते हैं जिससे कि हमें
याद करने में इजी रहे और हमें समझ में आ जाए कि मनी क्रिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए मनी क्रिएशन को मैं एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको, जिससे कि टॉपिक आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए आपको। ठीक है, नाउ आई हैव टेक अ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कोई भी बैंक है, मान लीजिए ये एक बैंक, ठीक है, सपोज इज टू बी बैंक। अब बैंक में क्या करते हैं लोग, नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी, पैसे को डिपॉजिट करेगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ले लेते पब्लिक ने क्या करा, पैसे को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है ना, मनी को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो बैंक क्या कर रही है, एक तरीके से उधार ले रही है, बोरो कर रही है पैसे को। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी, ये बैंक का मेन फंक्शन था। अब बैंक क्या करेगी, वापस से पब्लिक को ही पैसा दे देगी। ठीक है ना, वापस क्या करेगी, पब्लिक को ही पैसा दे देगी। अब जो फर्म होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होती हैं, उनको भी चलाने वाला तो कोई एंटरप्रेन्योर ही है। ठीक है ना, ऑब्वियसली कोई एंटरप्रेन्योर ही है ना, कोई बिजनेसमैन ही है, तो उसी को पैसा देगी वो। ठीक है, तो पब्लिक को ही पैसा वापस दे रही है वो। ठीक है, लोन के फॉर्म में। अब बैंक पैसा वापस दे रही है, लेकिन वो उधार दे रही है यहाँ पे, तो इसे लेंड बोलेंगे। ठीक है ना, उधार देने को लेंड बोलते हैं, उधार लेने को बोलते हैं बोरो। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि पब्लिक ने बैंक में मान लीजिए 1000 रुपीज जमा करवाए। यहाँ पे बात करोड़ में चल रही है, क्योंकि हम एक पूरे देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पब्लिक ने हमारे जो पूरे देश के बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, उनमें 1000 रुपीज जमा कराए। ठीक है, 1000 रुपीज हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, और बैंक क्या कर रही है, पब्लिक को कितना पैसा दे रही है, 800 रुपीज वापस से दे रही है। 800 रुपीज का करिए वापस से हमने लोन के फॉर्म में दे रही है। अब बैंक क्या करेगी, बैंक ने यहाँ पे देखिए बोरो किया है, पैसा उधार दिया है, तो बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देगी यहाँ पे। ठीक है ना, इंटरेस्ट क्या करेगी, देगी, ये सारा जो नोट रहा है इंटरेस्ट देगी। और यहाँ पे क्या करेगी, पब्लिक से इंटरेस्ट लेगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेगी, पब्लिक से बैंक इंटरेस्ट लेगी। यहाँ पे तो इंटरेस्ट दे रही है बैंक पब्लिक को, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी बैंक। ठीक है, अब मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक जो है पब्लिक को 5% इंटरेस्ट रेट दे रही है। ठीक है, बोरो जो उसने करा है, पैसा उधार लिया है पब्लिक का, जो डिपॉजिट हम कर रहे हैं अपने बैंक में, वो हम क्या कर रहे हैं, उधार ही तो दे रहे हैं ना, हमारे लिए तो उधार देना है, वो लेंडिंग है। लेकिन बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए क्या है, बोरोइंग। बैंक तो बोरो कर रही है ना, उधार ले रही है, तो उसको हमें कोई ना कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या कर रही है, मान लीजिए पब्लिक को इंटरेस्ट दे रही है 5%, हम एज्यूम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और पब्लिक जो है वो बैंक को इंटरेस्ट कितना दे रही है, एग्जाम्पल लेते हैं 12%। तो देखिए अगर मान लीजिए 5% है, तो 1000 का 5% आप निकाल लीजिए, कितना होगा, 1000 का 5% हो गया 50 रुपीज़। ठीक है, अगर हम 12% की बात करें, तो 800 का अगर 12% हम निकालें, तो उसे पैसा कितना मिलेगा वापस, तो 800 का 12% मान लीजिए 96 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे करोड़ में बात चल रही है। ठीक है ना, 50 रुपीज़ जो है वो करोड़ में बात कर रहे हैं हम, 50 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पे 96 करोड़ रुपीज़ बैंक जो क्या कर रही है, 96 रुपीज़ क्या कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, पब्लिक से। अब जो ये बीच का डिफरेंस है, यही तो है बैंक का प्रॉफिट। 96 माइनस 50 कर लीजिए आप, 46 रुपीज़ आ रही है, यही तो है बैंक का प्रॉफिट, यही तो है मनी क्रिएशन प्रोसेस। जिससे बैंक क्या कर रही है, मनी क्रिएट कर रही है। मेन जो प्रोसेस है, मेन एम जो है बैंक का, यही तो है कि वो यही तो पैसा क्रिएट कर रही है, हमसे ही पैसा लेती है और हमको पैसा देती है वापस से, जो मनी जनरेट कर रही है वो भी हमसे कर रही है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब हमें एक बात और याद रखने वाली है यहाँ पे, ये तो हो गई हमारी मनी क्रिएशन की प्रोसेस। नाउ हमें जो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो बैलेंस रह गया है 1000 में से 800 जो बैलेंस रखा बैंक ने, आखिर रखा क्यों है। ठीक है ना, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि बैंक ने 200 रखा है क्यों, बैंक चाहती थी तो पूरा का पूरा दे सकती थी, लेंडिंग पूरा का पूरा दे सकती थी ना। 1000 रुपये किसी के पास, मान लीजिए 1000 रुपीज़ है किसी पर्सन के पास, तो वो चाहे तो पूरा का पूरा उधार दे सकता है किसी को भी। ठीक है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे आरबीआई के जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स मतलब क्या है, रूल्स या रेगुलेशन है, उनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है, कुछ ना कुछ रूल्स से बने हुए हैं। क्या रूल्स बने हुए हैं कि आपको कुछ ना कुछ पैसा तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। आप पूरा पूरा पब्लिक का पैसा, पब्लिक ने मान लीजिए आपके 1 लाख करोड़ दिया है, आपको डिपॉजिट करा सकते बैंक में। ठीक है ना, तो आप पूरा का पूरा ही उधार के वे में किसी और, या एडवांसिंग ऑफ लोन के फॉर्म में किसी भी अदर पर्सन को या अदर इंडिविजुअल को या किसी भी अदर प्रोडक्टिव सेक्टर को नहीं दे सकते पूरा पैसा। आपको कुछ ना कुछ पैसा रखना पड़ेगा अपने बैंक में, और जो पैसा बैंक रखती है अपने पास, उसे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जो भी पैसा रखते हैं उसे हम रिजर्व बोलते हैं। ठीक है ना, अकाउंटिंग में रिजर्व बोलते हैं ना, पैसा हमने रख लिया, सेव कर लिया अपने लिए। ठीक है, रिजर्व मतलब तो आपको पता है कि हमारे जो, देखिए अगर आप प्रोविजन रिजर्व की बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोविजन मतलब क्या है, नॉन लायबिलिटी है हमारे पास। ठीक है ना, नॉन लायबिलिटी है, तो वहाँ पे प्रोविजन की बात हो गई।
कोई भी अननोन लायबिलिटी आएगी तो उसके लिए रिजर्व की बात करते हैं, ऐसे ही बैंक करते हैं कि कभी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनको पैसा एकदम से पब्लिक, मान लें पब्लिक में रिसेशन आ गया, एकदम से इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, तो हो सकता है कि पब्लिक भाग क्या है बैंक में कि पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगी, रिफ्यूज़ कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, मना कर देगी कि नहीं मैं पैसा नहीं दे सकते भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो बैंक को इस कंडीशन से बचने के लिए, अगर इकोनॉमी में कभी इनकेस रिसेशन आ जाए, ठीक है ना, कोरोना जैसा कोई फेज आ जाए कि लोग अपने पैसा मांग रहे हैं, लोगों को बैंकों पर डाउट हो रहा है, या लोगों को मनी की नीड है, लोग उस टाइम पैसा निकालने की जरूरत है, तो ऐसे टाइम के लिए बैंक हमेशा रिजर्व रखती है। और ये रूल्स कौन बनाता है, हमारा आरबीआई। आरबीआई आपको पता है बैंकर्स बैंक के नाम से जानते हैं आरबीआई को। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई 1935 के नाम से जानते हैं। 1935 को एड ऑन करा है मैंने, क्योंकि आरबीआई का जो एक्ट पास हुआ था, ठीक है ना, आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था, हमारा लागू जो हुआ था आरबीआई, वो 1935 में लागू हुआ था, ठीक है ना, इसलिए इसे आरबीआई 1935 के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं रिजर्व पे। तो जो रिजर्व रख रही है बैंक, इस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, LRR। LRR मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। ये जो रिजर्व बैंक रखती है इसे हम LRR के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इस LRR के भी देखिए दो पार्ट्स होते हैं, LRR के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है CRR, एक हमारा होता है SLR। CRR क्या होता है, देखिए मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे LRR की। यहाँ मैं उसे क्लियर कर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ थोड़ी सी। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट, ठीक है ना, जो कि हमारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं आरबीआई के, उसके अकॉर्डिंग एक बैंक को अपने पास रखना होता है, वो रिजर्व को हम बोलते हैं LRR। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज योर CRR और सेकंड वन इज योर SLR। CRR का मतलब क्या होता है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, SLR का मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। CR जो होता है वो क्या होता है, जो बैंक को अपना पैसा, कुछ पैसा जो होता है, CRR का मतलब होता है कुछ पैसा बैंक को अपना आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे हम CRR बोलते हैं। और SLR का मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना होता है। स्टेचुरी मतलब क्या होता है, लीगली अपने पास रखना होता है किसी बैंक को, उसे हम बोलते हैं SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ पे मैं अपने इस वाले टॉपिक को एंड करती हूँ, मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन को। अब जो हम इसके बाद जो करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा क्या रहने वाला है, मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। उसके बाद जो हमारा कमर्शियल बैंक वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया कमर्शियल बैंक का, वो है हमारा मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो हमें पता होना चाहिए, देखिए पहले टॉपिक का नाम लिख देती हूँ आपको कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर का मीन्स बता देते हैं, फिर हम उसके सिनोनिम्स की बात कर लेंगे कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का मीन्स क्या होता है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है ना, जो बताती है हमें कि हाउ मेनी टाइम्स ए बैंक क्रिएट मनी, कि कितने टाइम्स, कितने गुना एक बैंक अपने मनी को क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। तो ठीक है, मनी क्रिएशन तो अलग चीज़ थी। मनी क्रिएशन क्या थी हमारी, कि बैंक अपना मनी क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ बैंक क्रिएट मनी, उसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। लेकिन मनी मल्टीप्लायर क्या होती है, कि हाउ मैनी टाइम्स, की अपने मनी को वो कितने टाइम्स से क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। वहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि वो क्रिएट कैसे करती है, हाउ ए बैंक का क्रिएट मनी, ठीक है, वहाँ पे हमें इसका आंसर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा, कि हाउ मैनी टाइम्स ये बैंक क्रिएट मनी, बैंक अपने मनी को जो उसके पास डिपॉजिट आई है उसको कितने टाइम क्रिएट कर सकती है, उसका आंसर हमें देगा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है, कि आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक फॉर्मूले की बात की जाएगी, उसको हम एक एग्जांपल समझेंगे, फॉर्मूले को निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, और उसका हमारा रियल बैंक में कैसे एग्जिस्टेंस होता है वो हम चीज़ जानेंगे इस टॉपिक में, मनी मल्टीप्लायर में। पहले हम इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को और किस किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ बैंक क्रिएट मनी, ये हमें इस चीज़ का आंसर देता है कि बैंक कितनी बार अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकता है, वो उस चीज़ का आंसर हमें मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर से मिलता है, ठीक है। अब मैं इसके सिनोनिम लिख देती हूँ, उसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, जिससे आप इसे नोट डाउन कर पाए। मनी मल्टीप्लायर एक तो इसका यही नाम है, दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, दूसरा इसका नाम होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है, एंड द थर्ड नेम इज डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज आल्सो नोन एज क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। इन तीन नामों से जानते हैं मनी मल्टीप्लायर को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए हाउ मैनी टाइम्स ए बैंक क्रिएट्स मनी is defined by the money multiplier concept,
ठीक है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझा दिया कि मनी मल्टीप्लायर में क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम कि एक बैंक अपने जो मनी उसके पास डिपॉजिट हुआ है, जो उसने डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, जो भी उसने बोरो की है बाहर से पैसा, उसको वो कितने गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, उस चीज़ का आंसर जो हमें देगा मनी मल्टीप्लायर देगा। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। मनी मल्टीप्लायर को हम एक और नाम से जानते हैं, फिर एक और इसकी वन लाइनर डेफिनेशन में भी आ जाता है कि इसे हम इन्वर्सली रिलेटेड टू LRR के नाम से भी जानते हैं मनी मल्टीप्लायर को। अगर आपसे कोई पूछे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है ऑब्वियसली, या फिर कभी कभी MCQ में आ जाता है, ठीक है ना। आपके बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे CUT के एग्जाम्स मान लीजिए, UG वाले जो होते हैं, या फिर आपके HBTC नेट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्स से आपसे ऑब्वियसली पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इन्वर्सली रिलेटेड टू LRR का मीन्स क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इन्वर्सली रिलेटेड टू LRR का मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर, अब ये इसका टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है, पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जो मनी मल्टीप्लायर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मनी मल्टीप्लायर को हम किस नाम से डिनोट कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसे हम के से बुलाते हैं, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर के मतलब क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर, कहीं पर भी के आप यूज करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो के का मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 1/LRR। LRR का मतलब क्या है, जो मैंने बताया था, लीगल रिजर्व रेशो, ऐसा रेशो, ठीक है ना, ऐसा रिजर्व जो कि हर एक बैंक को रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है ना। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका LRR, डेट इज योर CRR एंड SLR। CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट SLR, तो SLR का मतलब क्या है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। LRR के मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। LRR जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपको दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, डेट इज योर CRR और SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, और SLR का मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विड रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, बैंक जितना पैसा, कोई भी बैंक जितना पैसा उसे अपने पास, जो उसके बैंक RBI के पास रखना होता है, विद RBI के पास रखना होता है, उसमें बोलते हैं CRR, ठीक है ना। और जो पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, सेल्फ के पास रखना पड़ता है। अब इसका जो नाम है उसी में इसका मतलब है स्टेचुरी। इसका मीनिंग ही समझ लेते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुरी मतलब क्या होता है आपका, लीगल, ठीक है ना। लीगल जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब आपको पता है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब जो कोई भी हमारा पैसा है, हमारे पास जो असेट्स है, ठीक है ना, जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो हमारी लिक्विडिटी हो गई। तो जो भी हमारा लीगल रिजर्व रेशो है, ठीक है ना, लीगल रिजर्व रेशो जो हमें लीगली रखना है अपने पास। तो लीगल कहाँ पे रखेगा कोई भी बैंक, लीगली अपने पास ही रख सकता है, ठीक है ना। तो जो बैंक को अपने पास रखना होता है उसे हम बोलते हैं SLR, उस रेशो को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को, रिजर्व को हम बोलते हैं SLR, ठीक है ना, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, या रिजर्व बोल सकते हैं आप, ठीक है। हम मान लीजिए किसी बैंक में एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो करंट का रेट चलता है LRR का, शायद आई थिंक सो 22 या 23 के अप्रॉक्स से, ठीक है ना, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मान लेते हैं LRR जो चल रहा है हमारा 20% चल रहा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो हमारा CRR कितना हो जाएगा, जैसे RBI के पास में कितना रिजर्व रखना है, मान लीजिए 4%, और सेल्फ के पास कितना रखना है, जो बैलेंस अमाउंट रखे वो। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, मनी क्रिएशन का मतलब समझाया। मनी क्रिएशन मतलब क्या होता है, ए प्रोसेस बाय विच ए बैंक क्रिएट्स मनी। और मनी मल्टीप्लायर का मतलब लेकिन इससे टोटली डिफरेंट होता है। मनी मल्टीप्लायर में ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम से बैंक क्रिएट मनी, बैंक अपने मनी को कितने बार क्रिएट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसे हम 1/LRR के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और मनी मल्टीप्लायर को किससे डिनोट किया जाता है, मनी मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ LRR, तो LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो बोल लीजिए आप, या फिर बोल लीजिए लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, या फिर लीगल रिजर्व रेशो, रिजर्व भी बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट की जगह, ठीक है ना। तो LRR जो होता है हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें LRR हमें क्या बताता है कि लीगली हमें कितना पैसा अपने पास रखना है, या तो हम RBI के पास रखते हैं, या फिर हम खुद के अपने बैंक में रखते हैं, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक है, या तो RBI के पास रख सकता है अपना कुछ पैसा, या फिर अपने RBI खुद के पास रख सकता है, ठीक है ना। तो LRR जो हमारा होता है बेसिकली वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, डेट इज CRR, कैश रिजर्व रेशो, एंड स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं कि मनी मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं मनी मल्टीप्लायर की। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो जाए और हम समझ में भी आ जाए, मतलब हमें, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा हमें। चलिए एग्जाम्पल बना देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं शेड्यूल ले रही हूँ, ठीक है ना, टेबल बना रही हूँ एग्जाम्पल फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बैंक के पास जो डिपॉजिट आया है, ठीक है ना, जो डिपॉजिट करा है उसने पब्लिक से एक्सेप्ट जो रहा है डिपॉजिट, वो मान लीजिए 1000 का करा है, ठीक है। और जो उसके पास डिपॉजिट के अलावा जो वो लोन के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए LRR जो है उसका लीगल रिजर्वेशन हमने माना था कितना 20% रखना होता है उसे, ठीक है। और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो लोन दे सकता है। ये तो हमने बात की थी मनी क्रिएशन में कि जो भी उसका डिपॉजिट होगा उसमें से कुछ ना कुछ रिजर्व रखना है, और फिर जो बैलेंस बचेगा वो लोन के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। अब इसको कितने टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका आंसर हमें देगा मनी क्रिएशन,
ठीक है ना, या फिर मनी मल्टीप्लायर देगा हमें इसका आंसर, सॉरी, ठीक है। अगर मैं LRR की बात करूँ तो 1000 हमने यहाँ पे लिया अमाउंट, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो लोन की फॉर्म में कितना बैलेंस दे सकता है, 1000 में से आप 200 माइनस कर दीजिए, तो लोन की फॉर्म में बैंक कितना दे सकता है 800। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीज़ की डिपॉजिट आई है, तो हमें पता होना चाहिए कितने कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अपना के वाला फॉर्मूला, मतलब मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे कि हम जो डिपॉजिट आई है उसको हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि LRR कितना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है LRR, ठीक है। तो हम इसे फॉर्मूला देंगे 1/LRR। LRR की वैल्यू क्या है हमारे स्टूडेंट्स, LRR की वैल्यू है 1/20%। अब परसेंट को चेंज करने के लिए 1/20 और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमें क्या पता चला, के की वैल्यू हो गई 5। के मतलब क्या था यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब के ने हमें क्या बताया, के ने हमें बताया कि जो बैंक है, जिस बैंक में 1000 डिपॉजिट आई है, वो अपने जो पैसे है उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 गुना। मतलब 1000 को वो जब तक लोन की पेमेंट कर सकता है जब तक कि वो 5000 नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हमें किसने दिया, मनी मल्टीप्लायर ने। अगर ये मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमें कितने टाइम से अपने पैसा दे सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए ही कि हम कितने टाइम से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया, जिसका नाम है हमारा मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, या हमारा बोल लीजिए डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिपॉजिट को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा आगे तक, लास्ट तक यहाँ पे डिपॉजिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। के का आपको समझ में आ गया कि मतलब हमें 5 गुना तक, 5 टाइम तक जब तक नहीं हो जाती हमारी वैल्यू डिपॉजिट, जब तक हमारी 5000 नहीं हो जाती। 1000 हमारी डिपॉजिट थी, 5 टाइम्स मतलब 5000 जब तक डिपॉजिट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी, हम लोन के फॉर्म में पैसे देते ही रहेंगे। कैसे देंगे देखिए, जैसे कि 800 वैल्यू थी तो 800 वापस से डिपॉजिट चली जाएगी, ठीक है, वापस से डिपॉजिट फॉर्म में जाएगी। अब 800 को 20% कितना हमारा 160, ठीक है ना। तो बैलेंस हमारा रह गया, मान लीजिए 640 रह गया हमें बैलेंस, आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस करके हमारा जो बैलेंस रह जाता है, ठीक है ना, उस बैलेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस के बाद जो लोन के फॉर्म में हमारी चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है ना। लोन के फॉर्म में जो हमारी चीज़ें रह जाएंगी उनको हम कैसे लिखेंगे, उसको फिर हम वापस से यहाँ पे ड्राइव कर देंगे, वापस से वो चीज़ डिपॉजिट में पहुँच जाएगी 640, फिर 640 का वापस से हम 20% कर देंगे, ठीक है। 640 का 20% आपका आ गया है 128, ठीक है ना, 128। फिर आप वापस इसको माइनस करके लिख देंगे, इसको माइनस करके जो भी हमारी वैल्यू आने वाली होगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारी वैल्यू जो आ रही है 512 आ रही है, ठीक है, 512 आ रही है, तो 512 फिर यहाँ पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी, यहाँ पे जो ये वाली प्रोसेस चल रही है ना, कि बार बार हमारी जो लोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार हमारा इधर की तरफ आ रहा है ना, लोन वाली जो हमारा जो कॉलम है वो बार बार इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये वाली चीज़ें हमारी जब तक चलती रहेंगी, जब तक कि ये वैल्यू जब तक यहाँ पे आती रहेगी लोन वाली, जब तक ये इस वैल्यू का टोटल 5000 नहीं हो जाता। क्योंकि हमने मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये समझा था कि मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है, हाउ मैनी टाइम से बैंक क्रिएट मनी, बैंक अपनी मनी को कितनी बार क्रिएट कर सकता है। और उसकी वैल्यू जो हमारी आई थी, के की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमारी 5 टाइम्स आ रही थी। तो हमारी बैंक की मान लीजिए किसी बैंक की डिपॉजिट थी 1000 और उसको 5 टाइम्स से बना सकता है, तो जब तक उसकी डिपॉजिट 5000 नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जब तक वैल्यू करते करते ऐसे करते करते जब तक ये वैल्यू 5000 नहीं हो जाएगी तब तक बैंक की काम करता रहेगा, अपनी जो डिपॉजिट जो भी उसकी डिपॉजिट बैलेंस रह रही है उसको वापस से लोन के फॉर्म में देगा, फिर डिपॉजिट जो बैलेंस है उसको वापस से लोन के फॉर्म में देगा। और ये प्रोसेस यहाँ पे चलती रहेगी ऐसी, यहाँ पे जब तक वैल्यू हमारी LRR जो 1000 रहेगी तब तक ये चलती रहेगी ऐसी। हमारा जो लोन जो बैलेंस बचेगा वो 4000 बचेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। 5000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा हमारा 4000 बच जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट से, ऐसे एग्जाम्पल से कि मनी मल्टीप्लायर हमें बताना क्या चाहता है। मनी मल्टीप्लायर से हमें इतना बताएगा कि हाँ मनी टाइम से बैंक क्रिएट मनी, कि बैंक अपनी मनी को कितनी बार क्रिएट कर सकता है, कितनी बार मार्केट में रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक का मेन काम क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है ना। मनी सप्लाई को बढ़ाया कैसे, वो जिनके पास एक्सेस मनी है, ठीक है ना, कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, उनसे क्या करेगा, सेविंग के फॉर्म में पैसे ले लेगा। उनको क्या करेगा, उनको बहुत सारे वो दिखाएगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएगा कि हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, हम FD खुलवाते हैं, हम RD खुलवाते हैं। आप अपने मनी को डेड मत रखिए, घर के अंदर मत रखिए छुपा के, आप उसको क्या करिए बैंक में लेके आइए। अगर आप बैंक में लाएंगे तो आपको 2 बेनिफिट है। एक तो आपको सेफ्टी का चक्कर नहीं है, आपको घर में रखेंगे तो हर टाइम कोई ना कोई घर के अंदर चाहिए उसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, मनी के लिए, ठीक है। क्योंकि मनी भी क्या है, वर्सेटाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है, इसलिए कोई भी उसको चोरी करके ले जाए, ठीक है। तो इसलिए मनी को आपको सेफ जगह पर रखना जरूरी होता है। तो बैंक में रखेंगे तो आपके लिए भी सेफ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आपका मनी है जो अब तो डेड पड़ा है वो लाइव हो जाएगा। लाइव कैसे हो जाएगा, एक तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। जो बोरोवर है, ठीक है ना, जो पैसा देने वाला है, ठीक है ना,
उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ बैंक क्या करेगा, जो पैसा उसके पास आया है उसको वो इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाएगा। ग्रोथ में कैसे लगाएगा, जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर है उनको लोन के फॉर्म में देके पैसा। इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो चलती है बैंकों के थ्रू, क्योंकि बैंक को हम जानते हैं, बैंकों को क्या बोल सकते हैं हम, बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी बोला जाता है बैंकों को, ठीक है ना। जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनको बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मेन काम ये होता है मनी को क्रिएट करना, मनी को मल्टीप्लाई करना, मनी को इस तरीके से रोटेट करना है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी ना है, डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ना है। वो सब जो नॉर्म्स डिसाइड करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक और आरबीआई, ये दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात, आगे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।